मैं हूं ललित और बहुत बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में। और हमारा आज का मुद्दा है दक्षिण में बाहरी दखल। छत्तीसगढ़ की सबसे हाई प्रोफाइल सीट यानी कि रायपुर दक्षिण, जहां जल्दी उपचुनाव होने वाला। इसी बीच कांग्रेस में दुर्ग और राजनांदगांव के नेताओं की एंट्री से समीकरण बदल गए, तो वहीं बीजेपी में भी दूसरी विधानसभाओं के नेता दावेदारी कर रहे हैं। आखिर क्यों दक्षिण के जंगल में कूदने के लिए जा रहे हैं बाहरी नेता? क्या कुछ खास है इसमें? रायपुर दक्षिण में बाहरी के दखल पर सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए, उसके बाद हम चर्चा करें। रायपुर दक्षिण का दंगल हर नए दिन के साथ दिलचस्प होता जा रहा है, क्योंकि चुनावी दंगल में बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई से पहले दावेदारों की चुनावी वर्जिश देखने को मिल रही है। बीजेपी में तो सिर्फ रायपुर के नेता दावेदारी ठोक रहे हैं, पर कांग्रेस में तो बाहरी किंग भी दक्षिण के रिंग में उतरना चाहते हैं। रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर बन रही रणनीति, बीजेपी कांग्रेस में चल रही बैक टू बैक बैठकें। कांग्रेस अब तक कर चुकी है 5 राउंड बैठक। बाहरी नेता भी दावेदारों की सूची में शामिल। राजनांदगांव और दुर्ग के नेता कर रहे हैं दावेदारी। बीजेपी में भी बाहरी उम्मीदवार हैं तैयार। पश्चिम, ग्रामीण और उत्तर सीट के दावेदार। कांग्रेस के पूर्व महामंत्री कुतुबुद्दीन सोलंकी ने वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात भी की और बाकायदा टिकट की मांग की। हम भी उनसे निवेदन कर रहे हैं कि राजनांदगांव से डॉक्टर आफ्ताब आलम को हमने प्रत्याशी के रूप में प्रस्तुत किया है। उनकी दावेदारी प्रस्तुत की है। माननीय दीपक बैस जी नांदगांव आए थे। हमने उनसे मांग रखी कि 3 बार प्रत्याशी रायपुर से आगे चुनाव लड़े थे, हमको भी एक बार नांदगांव के प्रत्याशी को मौका दिया जाए। बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे के बाद खाली हुई इस सीट पर कांग्रेस के दावेदार ताल ठोक रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी से संजय श्रीवास्तव, केदार गुप्ता, अमित साहू जैसे नेताओं की दावेदारी सामने आई है। बाहरी नेताओं की इस वर्जिश को लेकर जुबानी जंग भी छिड़ी हुई है। कांग्रेस के लिए देश में ही क्या कहते हैं नेता खोजना मुश्किल हो गया है। उनके जो बड़े नेता हैं वही सिरदर्द बन गए हैं, तो अब इससे अलग अलग पार्टी में जाकर के और सिरदर्द कहाँ जाएंगे? दावेदारी करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पूरे प्रदेश के लोग दावेदारी कर सकते हैं, दावेदारी करना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी जो जीतने लायक कैंडिडेट है उनको टिकट देगी तो अच्छी बात है कि वहाँ लड़ने के लिए हमारे प्रदेश के और लोग भी इच्छुक हैं। ये तो कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी बात है। दक्षिण के दंगल में अब तक एक अनार 100 बीमार जैसी स्थिति बनी हुई थी। अब बाहरी नेताओं की एंट्री ने स्थानीय दावेदारों की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में किसे टिकट मिलेगा और दक्षिण के दंगल का कौन होगा विजेता, ये तो आगे पता चलेगा। पर फिलहाल तो बाहरी नेताओं की एंट्री ने समीकरण जरूर बदल दिया है। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। तो क्यों महत्वपूर्ण है ये सीट, ये समझना बहुत जरूरी है। बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे से बाद ही ये सीट खाली हुई है और ये कहा जाता था कि ये बीजेपी का गढ़ है, यहां बृजमोहन अग्रवाल को हराने वाला कोई नहीं था। लेकिन उनके इस्तीफे के बाद समीकरण क्या कुछ है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि दोनों ही तरफ बाहरी दावेदार भी है। अंदर का टेंशन तो है ही है, किसको खड़ा करना है और क्या जीतने वाला उम्मीदवार जीत पाएगा ये गढ़। तमाम चीजें हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले बंसल न्यूज का कुछ सुलगते सवाल, चलिए आपको बताते हैं क्या क्या सवाल है। पहला, क्या बाहरी दावेदारों ने रायपुर दक्षिण में कांग्रेस बीजेपी की टेंशन को बढ़ा दिया? सवाल नंबर 2, क्या दक्षिण का उपचुनाव कांग्रेस बीजेपी की प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है? दोनों ही अपनी प्रतिष्ठा का सवाल मान रहे हैं इसको। और क्या दक्षिण में दोनों तरफ से एक अनार 100 बीमार वाले हालात बने? कितने उम्मीदवार मैदान में हैं और कौन कौन यहां से लड़ना चाहते? तमाम चीजें हैं जो टेंशन बढ़ा रही है, इन पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान है, चलिए उनका परिचय करा दें। रिकेश सेन हमारे साथ है, बीजेपी के विधायक, उनसे हम चर्चा करेंगे। संतराम नेताम जी हमारे साथ, पूर्व विधायक कांग्रेस से, कांग्रेस का पक्ष जानेंगे। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं बंसल न्यूज पर। शुरुआत में उचित जी आपसे करना चाहूंगा, पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि ये जो दक्षिण की विधानसभा सीट है ये बहुत महत्वपूर्ण होती जा रही है, चर्चाओं का केंद्र है। दोनों ही पार्टी आप कश्मकश में है कि किसको उतारा जाए। क्या कुछ आप समीकरण देख रहे हैं और क्या वाकई इतनी महत्वपूर्ण ये सीट होती जा रही है?
सी बात है कि जो प्रदेश के सबसे सीनियर लीडर हैं, जो 7 बार के यहाँ से विधायक रह चुके हैं, अभी भी सबसे ह्यूज मार्जिन से जीते हैं और एक स्थायी स्तंभ आप भारतीय जनता पार्टी का उनको बोल सकते हैं, अब उनको सीट छोड़ना पड़ा। एक राजनीतिक जो भी उठापटक जो भी हुआ हो, तो उसमें उनको जब छोड़ना पड़ा, जब वो सांसद बने, तो जाहिर तौर पे ये इसको सबसे सिक्योर सीट आप ललित मान सकते थे 90 सीट में से भारतीय जनता पार्टी की। ये लगभग 35 सालों से इनके पास है। आप मान के चलिए कि इसको सिक्योर सीट इसलिए कहा जाता है कि आप बृजमोहन के अलावा एक सीट छोड़ के 89 सीट पे ये सिचुएशन रहती थी कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, लेकिन इस सीट पे ये मान ही लिया जाता था कि बृजमोहन अग्रवाल आएंगे। वो लार्जर देन लाइफ और लार्जर देन पार्टी वो चेहरा उस सीट पे हो चुके थे। अभी भी विधायक की टिकट किसी को भी मिले, जीत और हार का फैसला जहां तक मेरी समझ और मेरी सोच कहती है वो उनके निर्णय के ऊपर ही आएगा कि वो किसको अपना समर्थन देते हैं, वो पार्टी उनको क्या जिम्मेदारी देती है, उनकी पसंद का कैंडिडेट है कि नहीं है। ये तमाम मुद्दे वहां काम आएंगे और एक उनकी व्यक्तिगत छवि भी है ललित, वो एक मिलनसार है। हम लोग आप कह सकते हैं, जैसे आप मध्य प्रदेश को बिलोंग करते हैं ललित, तो आप कह सकते हैं कि वो कैलाश विजयवर्गीय हैं छत्तीसगढ़ के, आप उनको मान सकते हैं। वो महाराष्ट्र के या विदर्भा के आप नितिन गडकरी भी आप उनको बोल सकते हैं कि जो इमेज जो छवि नितिन गडकरी विदर्भा में रखते हैं, जो मालवा में इमेज रखते हैं कैलाश विजयवर्गीय, वो ही छवि और वो ही इमेज बृजमोहन अग्रवाल की छत्तीसगढ़ में आप इसको मान सकते हैं। तो एक अभी हमेशा से उनका कद ऊंचा रहा हो, चाहे कोई भी सीएम रहे हो, वो एक सीनियर लीडर है, उनकी इमेज है और स्टूडेंट लाइफ से वो पॉलिटिक्स में रहे, तो उनकी छवि और इमेज अलग है। उनके लिए कोई वो राजनीतिक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति आप मान सकते हैं। राजनीतिक ललित धर्मनिरपेक्ष इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उनके चुनाव में वो कि सभी पार्टी के लोग आपको एकजुटता वहां दिखाई देगी कि सभी पार्टी के लोग उनके लिए काम करते हैं। वो किसी से भी सदस्य किसी का भी हो, लेकिन अंतिम समय में उनके लिए कांग्रेस भी काम करती है, वो थर्ड फ्रंट भी काम करते हैं, जो रूठे हुए लोग हैं भाजपा से वो भी उनके लिए काम करते हैं। तो उनका एक चेहरा है, उनका अपना एक व्यक्तित्व है, उनका एक अपना पीआरओ है, उनको एक चलता फिरता उनको खुद एक कार्यालय है। मतलब आप देखेंगे कि 90 विधायकों में अगर सीएम डिप्टी सीएम के बराबर की अगर कहीं भीड़ भाड़ शिकायतें चीजें और जहां जमवाड़ा एक रहता है, वो एक दरबार उनका भी अपना लगता है। तो ये उनकी 35 साल 36 साल की जो रायपुर में राजनीति है स्टूडेंट लाइफ से, उसका ये नतीजा है। इसीलिए टॉक ऑफ द टाउन ललित वो छत्तीसगढ़ में है। उपचुनाव के लिए कोई भी जाहिर सी बात है कि जब ऐसे व्यक्ति के क्षेत्र में चुनाव होगा तो टॉक ऑफ द टाउन और लोग उस पर चर्चा परिचर्चा करेंगे ही, जाहिर सी बात। ये बात आपने बिल्कुल सही कहा। कहा उचित जी, आपने बहुत अच्छी तरह से इसको तुलना करके दिखाया नितिन गडकरी साहब से, क्योंकि सभी पार्टियों में उनकी एक अलग ही विश्वसनीयता है और सभी पार्टियों के लोग उनको चाहते हुए भी दिखाई देते हैं। रिकेश जी का मैं रुख करूंगा। रिकेश जी, कद्दावर नेता है बृजमोहन अग्रवाल, उनका उत्तराधिकारी कौन है, कौन होगा? जी, उत्तराधिकारी का मैं नाम बता देता हूँ। हाँ, उत्तराधिकारी का नाम है कमल निशान, भारतीय जनता पार्टी। ये कमल निशान ही उनका उत्तराधिकारी है। और यही जो है ये जो आप जितने आप ये कमल निशान लेके कौन चलेगा आगे आगे, ये बता दीजिए। कमल निशान का नेतृत्व जो है भारतीय जनता पार्टी करेगी। और आप इस बात को आप निश्चिंत रहिए, वो एक ऐसी सीट है, 8 बार हमारे विधायक रहे बृजमोहन अग्रवाल जी, और उस किले को कोई भी फतेह नहीं कर पाए। कांग्रेस के लोग या कोई अलग राजनीतिक दल के लोग कभी उस किले को फतेह नहीं कर पाए। और देखिए कितने बड़े बड़े उदाहरण हमारे आदरणीय उचित शर्मा जी ने दिए, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय की बात हो, चाहे वो नितिन गडकरी जी की बात हो। इतने मिलनसार, सभी लोगों के लिए सोचना, कभी वो विकास उन्होंने जो भी विकास किया, कभी कांग्रेस भाजपा देख के उन्होंने विकास नहीं किया, कोई जाति धर्म देख के उन्होंने विकास नहीं किया। और यही परिणाम है कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में है और आने वाले समय में हम उसको फिर से उस सीट को जीतेंगे। कयास लगाना, अलग अलग लोग अपनी अपनी दावेदारी करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आपने जो फोटो दिखाए उसमें कहीं पे भी कोई दावेदार नहीं है। हमारे यहाँ कोई दावेदारी नहीं करता, ना कोई बायोडाटा देते हैं। संगठन जो तय करते हैं वो सर्वमान्य होता है। थोड़ी देर के लिए तो रिकेश साहब हम खुश हो गए थे कि आप बंसल न्यूज पर कुछ इशारा करने जा रहे हैं, कुछ संकेत देने जा रहे हैं कि कौन होने वाला है। खैर, आपने कहा कि कमल निशान, लेकिन किसके हाथ में? वो बीजेपी टीम जो है वो लीडरशिप करती हुई दिखाई देगी। चलिए कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके वो चीज़ें भी सामने आएगी, हालांकि आप उसका जवाब देना नहीं चाहेंगे। संतराम नेताम जी, कांग्रेस के लिए ये बड़ा गढ़ जो है चुनौती था,
जब तक बृजमोहन अग्रवाल थे। अब बृजमोहन अग्रवाल नहीं है, आप इसे आसान चुनौती मानते हैं कि अभी भी आपके लिए रस्साकशी का दौर जारी है? देखिए आदरणीय ललित जी, ये बात सही है, हमारे वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय शर्मा जी ने कहा कि माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी वास्तव में लोकप्रिय और कद्दावर नेता हैं। ये बात को मैं स्वीकार करता हूं, ये प्रदेश जानते हैं इनके बारे में। पर मैं ये कहना चाहता हूं, उसकी लोकप्रियता वास्तव में लंबे समय में रहने की एक ही कारण है कि उनका एक अच्छी छवि और लोकप्रियता रहा है। पर इस बार का जो चुनाव होगा वह काफी विपरीत होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बृजमोहन अग्रवाल को एक लूप लाइन में उन्होंने भेजा है। सभी जानते हैं कि बृजमोहन अग्रवाल जी प्रदेश में एक कद्दावर नेता, और पार्टी ने उसको ऐसे समय में लोकसभा भेजा है, तो कहीं ना कहीं बृजमोहन अग्रवाल जी के साथ कहीं ना कहीं पार्टी अन्याय किया है, मेरा मानना है। इसलिए इस बार का जो चुनाव होगा, उपचुनाव, वो हमारे लिए काफी अनुकूल होगा। इसलिए हम लोग पूरी तैयारी करके रखे हैं कि आने वाला समय में जो उपचुनाव होगा वो कांग्रेस 100% जीतने वाली। लेकिन कहीं ये हरियाणा जैसा अति आत्मविश्वास का खेल ना हो जाए, क्योंकि आपके बाहरी जो तमाम नेता हैं वो वहां से यहां पर लड़ने की कोशिश में हैं। उनको लेकर किसी तरह का कोई डर है क्या? क्योंकि स्थानीय लोग भी तो विद्रोह करते हैं। गुटबाजी एक बड़ी समस्या है, ये आपको माननी तो होगी ये बात। देखिए ललित जी, हरियाणा की परिस्थितियां अलग है, पर छत्तीसगढ़ में अब ये उपचुनाव होने वाला है। और मैं कहना चाहता हूं, हमारा कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। यहाँ सब लोगों को अपना अपना पक्ष रखने का पूरा स्वतंत्र अधिकार है। और इसी में अगर प्रदेश के दूसरे दुर्ग के राजनांदगांव के लोग भी अगर दावेदारी कर रहे हैं तो अच्छी बात है। सबको हमारे हाईकमान के पास निवेदन अगर किए हैं, अगर उन लोग दावेदारी करेंगे तो निश्चित तौर पे हमारे हाईकमान उसको विचार करेगा, सर्वे कराएगा कि वास्तविक में इनके सर्वे में लोग पास होते हैं कि नहीं। हम लोग का एक ही मकसद रहता है कि कोई भी दावेदार हो या कोई भी कैंडिडेट हो, चुनाव जीत सके, ऐसे लोगों को हम लोगों ने प्राथमिकता देते हैं, हमारे हाईकमान देता है। तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे इसमें कोई किसी प्रकार की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक अलग सोच है, हमारा कांग्रेस पार्टी का अलग सोच है। अगर राजनांदगांव के लोग भी मांगे हैं, दुर्ग के लोग भी अगर टिकट की दावेदारी अगर किए तो अच्छी खबर है सभी लोगों को। इस बार वास्तविक में दक्षिण में जो हमारी जो उपचुनाव होने वाला है उसमें कांग्रेस पार्टी 100% चुनाव जीते। ठीक है, ये आप अपनी तरफ से आकलन कर रहे हैं और निश्चित तौर पर करना भी चाहिए। कांग्रेस पार्टी भी एक मजबूती के साथ लड़ना चाहती है इस चुनाव में। उचित जी, मैं आपके पास आऊँगा और संतराम जी आपसे भी मेरे को कुछ सवाल करने हैं, लेकिन पहले उचित जी के पास जाऊँगा। उचित जी, हमने विधानसभा चुनाव भी देखा, लोकसभा चुनाव भी देखा, स्थानीय वर्सेस बाहरी प्रत्याशी, ये मुद्दा बड़ा गर्माता रहा और कांग्रेस पार्टी से जूझती रही है। आप किस तरह के समीकरण देखते हैं? क्योंकि हमने देखा है कि कांग्रेस पार्टी जो है गुटबाजी से लड़ रही है, भिड़ रही है और उससे बाहर निकलने की कोशिश में भी है। जी ललित, बहुत मुफीद सवाल किया आपने। हकीकत ये है कि अगर कांग्रेस सत्ता में नहीं है, उसका सबसे बड़ा कारण भी वही है कि ये दो धड़े में जो महाराज टी.एस. सिंहदेव और जो भूपेश बघेल के बीच जो एक इंटरनल गृह युद्ध चल रहा था, ये उसका नतीजा क्या आज वो सत्ता में नहीं है। ये वो धड़े हैं जो आपको हमको दिखा नहीं रहे। इसके अलावा भी कई जो है इनके विवाद के, आपस के विवाद के कई बोनसाई राजनीतिक पेड़ हैं जो आपको और हमको दिखे हैं, समझते हैं, लेकिन हम बोल नहीं पा रहे। कई ऐसे धड़ों में बटी हुई है। नो डाउट कि कई बार तो कंफ्यूजन होता है कि रायपुर में वार्ड ज्यादा है या कांग्रेस में गुट ज्यादा है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। लेकिन अभी जो है कांग्रेस को पहली बार ऐसा मौका मिला है कि बृजमोहन से इतर जाके अभी वो अपना कैंडिडेट दे के एक वक्त मिला है कि वो इस सीट को कब्जा सकते हैं इतने सालों बाद। ये मौका जरूर है कांग्रेस के लिए, बस बशर्ते कि कांग्रेस में भी अभी लगभग 100 उम्मीदवार ललित आ चुके हैं, मतलब उस पर उम्मीदवारी जता चुके हैं और उतना ही भाजपा में उम्मीदवारी जता चुके हैं। अब लड़ाई ये चल रही है कि घनिष्ठ कौन है, वरिष्ठ कौन है, इसमें थोड़े से दोनों के दोनों लड़ रहे हैं कि जो वरिष्ठता को तो तरजीह दी नहीं जाती है, अब घनिष्ठता को कितनी तरजीह देंगे और फिर किसको टिकट देंगे, तो कांग्रेस में कुछ भी पॉसिबल है। हाँ, थोड़ी सी बीजेपी में थोड़ा सा एक ये चीजें है कि वो सरप्राइज करती है कि युवा को दे कि पुराने लोगों को दे, कोई युवा चेहरा इधर पे आ सकता है, ये मान के चलिए। कंपेरेटिवली
भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में अगर बेसिक डिफरेंस देखें तो यहाँ कांग्रेस में खुला खेल फर्रुखाबादी है और यहाँ थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन का डंडा चलता है, थोड़ा सा नियम कायदे कानून है। और हकीकत में कहूँ तो इन डेमोक्रेटिक पार्टी में थोड़ी सी डिक्टेटरशिप भाजपा में है, जिसे आप मान लीजिए। और यहाँ खुला लोकतंत्र है, जिसका अपनी ढपली अपना राग, जिसको जो बोल रहा है बोले, और सामने भी बोल दिया, अध्यक्ष खड़े हैं तो भी खड़े हैं। यहाँ अनुशासन जो है वो बिल्कुल बीपीएल श्रेणी में आता है, मतलब डस्टबिन के आप आसपास उसको मान सकते हैं कांग्रेस के खेमे में। बिल्कुल आपने सही कहा। वही अनुशासन का जो है बड़ा सिंहासन है। ये आपने सही कहा कि डिक्टेटरशिप भी होनी चाहिए, लेकिन वो अनुशासन वाली डिक्टेटरशिप होनी चाहिए जिसमें कम से कम सारे जो कार्यकर्ता नेता अनुशासन में रहे। रिकेश जी, एक बड़ा सवाल और अहम सवाल ये है, 40 साल बाद कांग्रेस को तो मौका मिला है और यहाँ पे वो बहुत कुछ करके दिखा सकती है, शायद गुटबाजी से पार भी पा जाए, लेकिन आपके यहाँ भी कुछ बाहरी जो लोग हैं वो टिकट की दावेदारी चाह रहे हैं, वो भी आपके लिए भी एक बड़ा मुद्दा हो सकता है, बाहरी लोगों को टिकट दें या नहीं दें। पिछली बार भी हमने देखा। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आपको पुराने नेता को सेट करना है, नए लोगों को मौका देना है, युवाओं को तरजीह देना है, किसकी बात सुननी है? देखिए, सबसे पहले मैं उनकी बातों का जवाब देना चाहता हूं संतराम नेताम जी का। उन्होंने कहा कि बृजमोहन अग्रवाल जी को लोकसभा भेज के लोकसभा चुनाव लड़ा के हमने उनको लूप लाइन में कर दिया है संगठन ने। आप ये बताइए कि कांग्रेस से भूपेश बघेल लोकसभा लड़े, ताम्रध्वज साहू महासमुंद से लोकसभा लड़े, देवेंद्र यादव बिलासपुर से लड़े, तो क्या ये मान लिया जाए कि उनको लूप लाइन में भेज दिया गया? ये मुझे इसका जवाब अवश्य दीजिएगा बाद में आप। दूसरा चीज ये है कि आप हमारे यहाँ दावेदारी बिल्कुल भी नहीं होती है, कहीं बाहरी अंदर वाला कोई विषय ही नहीं है। और हमारे लिए हर चुनाव चैलेंज होता है। हम वार्ड का चुनाव भी लड़ते हैं तो उसको बहुत शिद्दत के साथ और बहुत गंभीरता के साथ उस चुनाव को लड़ते हैं। हमारे लिए जिस दिन से वो सीट हमारी खाली हुई है उसी दिन से हमने बूथ स्तर पे बैठकें चालू कर दी है, बूथ स्तर पे सदस्यता अभियान हमारा प्रारंभ हो चुका है, बूथ स्तर पे विकास कार्य डेवलपमेंट का काम चालू हो चुका है। और मेरी शुभकामनाएं है कांग्रेस को, एक बार तो गंभीरता से लड़िए दक्षिण सीट पे, हमको भी तो लगे कि हमारे सामने कोई प्रतिद्वंदी है। ऐसा कभी एहसास ही नहीं होता, 8 बार के वो विधायक रहे हैं बृजमोहन अग्रवाल जी, कभी नहीं लगता। कम से कम इतना बस कर दीजिएगा कि एक मंच पे दक्षिण विधानसभा पे सारे कांग्रेस के लीडर दिखे। और आंकड़ा जो है, जो जीत का अंतर है, मैं आपको बता देना चाहता हूं, बृजमोहन अग्रवाल जी जितने से जीते हैं उससे कहीं और ज्यादा से इस बार हम वहां पे जीत हासिल करेंगे। देखिए, संजय श्रीवास्तव जी, केदार गुप्ता जी, अमित साहू जी, तमाम लोग लगे हुए हैं सर। क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये बड़ी टेढ़ी खीर साबित हो सकता है? पहले तो चलिए बृजमोहन अग्रवाल अकेले थे। ये मीडिया का कयास है, ये हमारे कांग्रेस साथियों का कयास है कि ये लड़ सकते हैं, वो लड़ सकते हैं। हमारे यहाँ कमल फूल लड़ते हैं, हमारे यहाँ प्रत्याशी जो है संगठन तय करते हैं और वेट और वॉच की स्थिति में रहना चाहिए। और हमारे संगठन की बिल्कुल चिंता ना करें, हमारे नेताओं की चिंता ना करें कि हमने किसे लूप लाइन में डाला है, किसे हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा जो संगठन में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होना ही हमारे लिए सबसे बड़ी बात होती है। और भाजपा कार्यकर्ता एक चीज को अच्छी तरीके से जानता है, संत राम नेताम जी, आप वरिष्ठ विधायक भी रहे हैं, आपको बता दूं, भाजपा का कार्यकर्ता सिर्फ एक चीज चाहता है कि मुझे भाजपा से कुछ नहीं चाहिए, बस अंतिम सांस तक भाजपा चाहिए। इसके तहत हमारी पार्टी के सदस्य काम करते हैं। तो इसलिए बृजमोहन अग्रवाल जी के उस सीट पे, दक्षिण विधानसभा पे, भारी मतों से, भारी बहुमत से हम वहां पे चुनाव जीतेंगे। चलिए, मैं रुक करूंगा, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। देखिए, कांग्रेस से भी हम बड़े सवाल है संतराम नेताम जी। एक बड़ा और अहम सवाल है संगठन की, जिस तरह उचित जी भी बात कर रहे हैं, अनुशासन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस में प्रॉब्लम तो है, हालांकि रिकेश जी कह रहे हैं कि आप कयास मत लगाइए, हमारे क्या होता है वो तो छोड़िए। आपके यहाँ भी हमने देखा कि कुतुबुद्दीन सोलंकी लगातार टिकट की डिमांड कर रहे हैं और भी तमाम नेता हैं जो टिकट की डिमांड कर रहे हैं। आप क्या क्राइटेरिया क्या होगा, किस तरह से आप टिकट का सिलेक्शन करेंगे, खासकर रायपुर दक्षिण के लिए? देखिए ललित जी, सबसे पहले हमारे माननीय विधायक सेन साहब का जवाब दे दूं। मैंने लूप लाइन इसलिए कहा कि अगर कोई कैबिनेट मंत्री रहा छत्तीसगढ़ में और 8 बार का एमएलए रहा और अगर उसको केंद्र में ले जाके आप उसको मिनिस्टर बनाना चाहिए था। तो वो तो भूपेश बघेल के लिए आप पे भी सवाल उठा रहे ना कि आपने भूपेश बघेल को वहां भेजा तो आपने लूप लाइन में डाला क्या उनको? भूपेश बघेल जी को क्या बना तो हमारा विषय, पर ये चीज देखिए आप सर, आप उनका विषय ले रहे हैं, आपका अपना विषय कैसे हो सकता है? मंत्री रहने वाला, ठीक,
जो 8 बार का एमएलए रहा उसको आपने ले जा केंद्र में ले गए और उसको उसके जूनियर विधायक को सांसद को आपने मंत्री बना दिए। तो मैं इसलिए कहा कि इस प्रकार से माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी के साथ गलत हुआ है, मेरा कहना है। दूसरा पॉइंट मैंने ये कहा कि आप सोलंकी जी की मांग आपने कहा कि वो मांग रहे हैं। मैं पहले भी कहा कि लोकतांत्रिक पार्टी है कांग्रेस, कहीं से भी टिकट कोई भी मांग सकता है, उसके लिए हमारे हाईकमान सर्वे करवाता है और जितने योग्य ऐसे हमारे उम्मीदवार को टिकट हम लोग देते हैं। वो अलग बात है, कोई जीत जाता है, कोई हार जाता है, कुछ परिस्थिति अनुसार। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं निताम जी, लेकिन आपको सबसे पहले देखना होगा कि आपके संगठन में, क्योंकि संगठन में अनुशासन बना रहे, गुटबाजी से जिस तरह आप जूझ रहे हैं उससे आपको बाहर निकलना होगा। आपके पास अपॉर्चुनिटी है और आप जीत भी सकते हैं, कांग्रेस में ऐसी कोई कमजोरी नहीं, लेकिन थोड़ा मजबूती के साथ लड़ना होगा चुनाव। बहुत बहुत शुक्रिया। खैर ये एक बड़ी बात है, क्योंकि जैसे जैसे नाम सामने आएंगे वो कयासों में, पहले तो कयास रहते हैं लेकिन वो फिर तब्दील होते जाते हैं हकीकत में। रिकेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, संतराम जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, उचित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चीज़ों पर बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए। बहरहाल देखिए, दक्षिण ये बहुत महत्वपूर्ण सीट है बीजेपी के लिए, तो ये गढ़ रही है, लेकिन कांग्रेस के लिए भी एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी अगर वो ढंग से और अच्छी तरह से उम्मीदवार का सिलेक्शन करते हैं। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इस जद्दोजहद में है कि कौन कैंडिडेट जिताऊ होए और उसको टिकट देना है। इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना, लेकिन बंसल न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार।